मुझे ये हदीस बहुत अच्छी लगती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, बी फ्री फॉर माई वर्शिप, आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। तुम अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर लो, मैं तुम्हारे दिल को बहुत कुछ दूंगा, बहुत नेमतों से भर दूंगा, और तुम्हारी ये जो एक बेबसी की सिचुएशन है, एक कमी है तुम्हारी जिंदगी में, उसको खत्म कर दूंगा। इफ यू डू नॉट डू सो आई विल फिल योर हार्ट विद प्रॉब्लम्स एंड नेवर एलिविएट योर पॉवर्टी। अगर तुम मेरी इबादत के लिए अपने आप को नहीं निकालोगे तो तुम्हारे हाथ भर दूंगा मसाइल से, तुम्हारे हाथ भर जाएंगे मसाइल से। इससे क्या पता चलता है? जितना बड़ा हमारा पेरेंटिंग चैलेंज हो, हमें क्या करना है? उतना अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करते चले जाना है। तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, वॉलंटियर करें। मैं अक्सर औकात जब मुझे लगता है मेरे अपने बच्चों का कोई चैलेंज है और वो बच्चा सुन नहीं रहा और कोई और बच्चा मेरी बात सुनता है, तो मैं उसको बहुत मोहब्बत से वो बात सुनाती हूँ और मैं उस बच्चे को ज़्यादा टाइम देती हूँ और साथ ही मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा बच्चा भी जो है ना ये काम नहीं करना चाह रहा, इस एरिया में मुझे चैलेंज दे रहा है, तो मेरे रब अगर इस माँ की दुआ मुझे मिल गई, ये बच्चा ठीक हो गया, तू मुझसे राजी हो गया, तो मेरे रब मेरे मामले को भी दुरुस्त कर दे। इस वक्त हमें कितनी माएँ नज़र आती हैं जो सिर्फ इसी परेशानी की वजह से कुरान की मजालिस में नहीं आती या पेरेंटिंग के ऐसे सेशंस अटेंड नहीं करती। वो क्या कहती हैं, घर के मसले और बखेड़े इतने हैं, टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं ये जो सेशन आज जो मैंने स्टार्ट किया है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें कम से कम 100 मदर्स आएँ, कम से कम। जितने लोग मुझे हर वक्त पूछते हैं, मेरे पास यहाँ स्पेस भी है, टाइम भी ऐसा है कि बच्चे हमने रखा है मिड वीक, स्कूल बच्चे गए हुए हों, आप ड्रॉप करके आराम से आएँ, कोई प्ले ग्रुप में हैं, आप वापस जाके उन्हें ले भी लें, सारी फैसिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे जो मदर्स आई हैं कम से कम वो 5 और माओं को तो इनवाइट कर सकती हैं ना। हाँ, बहुत सी माएँ कहती हैं आप ऑनलाइन बेस को ले जाएं, नहीं, मैं माँ की एफर्ट देखना चाहती हूँ। जो माँ चल के आएगी, एफर्ट करेगी, फिर वो अपनी प्रोडक्टिविटी देगी। जो मॉल में जा सकती है, शॉपिंग कर सकती है, बाकी कामों के लिए निकल सकती है, वो अपने पेरेंटिंग चैलेंज के लिए या अपने घर की उस माहौल को ठीक करने के लिए भी निकल सकती है। आपको हफ्ते में 2 क्लासेस रखनी चाहिए, एक क्लास कम है। चलिए अभी हम एक करते हैं ना, और जब हमें लगेगा कि आप इस एक में बहुत जम गए हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह हम 2 भी कर देंगे। नहीं, हमें बहुत तरबियत की जरूरत है, उसकी बात ठीक है एक हद तक। हर क्लास में से अगर हम वो से हमें अभी मुझे खुद ये चीज़ें फेस करनी पड़ी जब मैं आ रही, तो सब मुझे कहते हैं कि हम कितने दर्स अटेंड करते हैं, कितने, लेकिन हम अमल नहीं करते। तो मैंने अपने घर में भी जब ये कहा, मैं भी घर से भी जब ये आ रही थी तो मुझे ये बातें सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने उनको आगे से यही कहा कि ठीक है, अगर मुझे आज 20 बातें सुनने को मिलेंगी, मैं ये नहीं कहती कि मैं 20 बातों पे अमल करूंगी, तो 20 में से कम 1-2 बातों पे तो अमल कर ही लूंगी। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं 20 के 20 पे करूं, लेकिन चले अगर 20 पे नहीं कर सकूंगी तो 2 पे तो कर लूंगी ना। मैं आपको एक क्लास में इतनी डोज दे दूंगी जो आपके लिए हफ्ते के लिए काफ़ी होगी। तो हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज ये है कि हम बच्चों को कैसे सुने जबकि हम अपने आप को ही नहीं सुन रहे। हमारा वो जो इनर कंपस है ना, वो बेचारा डिसफंक्शनल हुआ है। कभी हम एक बात बोलते हैं, कभी हम दूसरी बात बोलते हैं, कभी हम एक काम करना चाहते हैं, कभी हम दूसरा काम करना चाहते हैं। हम बच्चों को डायरेक्शनलेस, डिसकनेक्टेड और डिस्करेज्ड आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम खुद लॉस्ट होते हैं। फोकस और क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर। हम खुद बच्चों से डिस्कनेक्ट हुए होते हैं क्योंकि हम अपने दुखों में इतने हैं, हम अपनी परेशानियों में इतने हैं, बर्डनाइज्ड हैं, क्योंकि हम खुद डिस्करेज्ड हैं ना। जैसे भी आपने कहा कि घर से आते हुए आपको बातें सुनने को मिलती हैं। अब इस कोर्स के दौरान आपको बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। क्या सीखा तुमने? जैसे मुझे सुनने को मिलेंगी क्या सिखाया तुमने, और सिखा रही हो तो फिर कर क्या रही हो। ये तो हर एक को सुनने को मिलता है ना।
वही डिस्करेजमेंट जो है फिर हम आगे भी ट्रांसफर किसी न किसी लेवल पे करते हैं कि तुम्हें कितना कुछ सिखा रही हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस को सीख लें। सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, और ये आपको मैं चाहूँगी कि ख़ास तौर पे ये आपका आज का होमवर्क होगा कि आपने इस पूरे वीक में अपनी सिचुएशन, अपने एनवायरनमेंट को देखकर कोई अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना है। हवाई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएं, मैं चाहती हूँ जन्नत में चले जाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ऑब्जेक्टिव है। असल बात ये होती है कि सही मानों में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव हो कि हमने किस तरह से बच्चों को लेके चलना है। क्या एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड बात मैं चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा सीख जाए। मेरा पेरेंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर बच्चे के लिए आपका ऑब्जेक्टिव फर्क होगा कि एक होगा, डिफरेंट होगा ना, बच्चे के मुताबिक होगा। फिर उसको अचीव क्या करना है, कितना गैप है, क्या गैप्स मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा एनालिसिस अपना करना है। फिर ये कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज को पैदा करना है, बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज को देखना है। इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा और अपने आप से सवाल पूछना, मेरा पेरेंटिंग मिशन क्या है, मेरी पेरेंटिंग फिलॉसफी क्या है, क्या है मेरा पेरेंटिंग मिशन, मैं क्या करना चाह रही हूँ। जैसे मैं तो हमेशा अपने आप को बताती हूँ, जो अल्लाह का हुक्म है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जिसका मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मैंने उस पर फोकस करना है। जिसमें ग्रेड्स नहीं आते, इंग्लिश बोलना नहीं आता, स्कूलिंग का वो लेवल नहीं आता, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना नहीं आता, वो टूल्स हैं। बच्चा अच्छा पढ़ता है, बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो बच्चा ओवरऑल पढ़ाई में डिसिप्लिन होगा वो यूजुअली दीन में भी डिसिप्लिन हो जाएगा। जो शख्स एक जगह रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देता है वो दूसरी जगह भी देता है, जो शख्स एक जगह रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं देता वो दूसरी जगह भी नहीं दे पाता। हाँ, जाहिर है फिर फितने हैं। कुछ बच्चों को जब हमने बहुत लाइक बना दिया और बहुत दुनिया के हवाले कर दिया, फिर वो दीन से हट गए, फिर वो नहीं समझ सके। तो मेरा मिशन क्या असल, फिर मैं उस मिशन को लेकर अपनी डेली इंटरेक्शन में बच्चों के साथ क्या क्या वैसे काम करती हूँ। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो मुझे आके कहते हैं कि जी बच्चा जो है पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन अगर पढ़ाई कर रहा है तो फिर जो है नमाजें भी पढ़ ले। और वो पढ़ाई पे इतना जोर दे रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, और अगर उनको कहा जाए कि ये क्लास है, ये सेटअप आप लेकर आएँ, वो कहते हैं अच्छा। अक्सर पेरेंट्स इस तरह की बात कहते हैं, सिर्फ एक क्लास, सिर्फ 2 क्लासेस, अच्छा ऐसी क्लास होगी, इस जगह होगी तो फिर हम लाएंगे। 0 पे बैठे रहना है और फिर एक्सपेक्टेशन वहां तक रखनी है, फिर हम खुद कंफ्यूज हैं। या मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो कहते हैं बच्चा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है नमाजें पढ़ता है लेकिन पढ़ाई भी तो करे ना। तो ये कन्फ्यूजन्स हैं कि बच्चे को एक स्टेबल हमने कैसे टारगेट देना है कि पढ़ाई भी आप करो, लेकिन अब टारगेट्स और या इम्पॉर्टेंट जो इंटरेक्शंस है वो क्या हैं, क्या करने के काम है। तो बच्चों से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये हम इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। थॉटफुली माइंड मैप जैसे हम एक बनाते हैं ना, तो एक माइंड मैप मैंने कैसे बनाना है, एक थॉटफुल तरीके से मैंने कैसे सिचुएशन में जाना है। यानी मुझे जब अपने बच्चे को कोई बात कहनी होती है तो मैं 2-4 दिन पहले मंसूबा बनाती हूँ, सोचती हूँ ये बोला तो क्या होगा, वो बोला तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स दिया या रिएक्शन दिया तो उससे क्या मसाइल आएंगे, क्योंकि वो मसला भी मैंने ही हल करना है। तो मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। कई दफ़ा इर्द गिर्द के अफराद को लगता है कि शायद इनको परवाह नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को बताया होता है कि इस बात को फोरगो करना है, इस बात के लिए कल की प्लानिंग करनी है, इस बात के लिए अगले दिन के लिए कुछ सोचना है, क्योंकि आप अपने एक मिशन पे होते हैं ना। तो जो लोग मिशन पे होते हैं वो क्या करते हैं, सोच समझ के फैसले कर रहे होते हैं। और फिर ये कि मुझे अपनी इंटरेक्शन में से किन किन बातों को बदलना है, अपने आप से ये सवाल। अब ये आपका बहुत बड़ा टास्क है पूरे वीक का, अपने आप से बार बार ये सवाल करते रहना, इनमें से कौन से काम मैं कर रही हूँ, कौन से काम मैं नहीं कर रही हूँ, किन बातों को मुझे देखना है। ये 3 काम भी आपने करने हैं। हम क्यों एब्सेंट माइंडेड होते हैं? पहली बात तो ये कि हम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। ट्रिगर्स क्या होते हैं? ऐसे मौके या ऐसे इंटरेक्शंस बच्चों के साथ या वैसे जिन पे हम हाइपर हो जाएं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाएं या बहुत ज्यादा एंगर शो करें,
मूड लाइक 360 भी कम चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ट्रिगर्स वो होते हैं जो वो बात है कि हम फट पड़े, हमें गुस्सा आया। क्या कॉमन पेरेंटिंग ट्रिगर्स होते हैं? कोई चीज तोड़ दी, खराब कर दी, फट पड़े। तोड़ दी, खराब कर दी। और बताएं? एक चीज से मना किया, उसको आपने उसको पनिशमेंट दे दी, नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा से नहीं करते। उसी वक्त वही चीज करे ना करे फिर वो करता है। ब्रोकन रिकॉर्ड बन गया बच्चा। और आपके थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है ना, अगर आप ऑलरेडी किसी और बात पे परेशान है तो कोई भी चीज ट्रिगर बन जाए। बिल्कुल, आपका मूड खराब हुआ है हस्बैंड्स की वजह से, या वही बात है मैके ससुराल के अपने किसी चैलेंज की वजह से, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बीमार है, और बच्चे ने आके कोई छोटी सी बात पूछी, आप कहते हैं मतलब एक तुम्हें तो हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती है, ये हमारे लिए ट्रिगर बन गया। बच्चा बेचारा मासूम परेशान सोचता है कि मैंने क्या किया। अच्छा, और उसके बाद आप देखें हमें गिल्ट कितना होता है, ट्रिगर के बाद गिल्ट होता है, फिर हम क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं, ओवर कंपनसेट करते हैं, पिज्जा मंगवा लो, ये खा लो। आजकल का बच्चा सिर्फ सोचता नहीं है, वो कहता भी है कि अपना गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है। जी, बच्चा कहता है। उसके बाद बच्चे के सामने रो लेना, उसी आपने डांट उसको दिया, इतने ज्यादा ये मार दिया, उसके बाद आप बहुत ज्यादा हो गई कि मैंने क्या किया, उसके सामने रो लेना कि सॉरी मैं परेशान थी। इज दिस द राइट वे? बिल्कुल, बच्चे से अपोलोजाइज कर लेना चाहिए अगर हमसे गलती हो, लेकिन अगर आप वो बार बार सॉरी बोल रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेकर जा रहे, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम अपने फिर उस पैटर्न को ब्रेक करें, गलत पैटर्न को। तो ट्रिगर्स हमें पता होने चाहिए अपने, क्योंकि हमने ट्रिगर्स को मैनेज करना है। इसी तरह हमारी नीड्स, हम बच्चे के बारे में तो कहते हैं सोया नहीं है, भूखा है, इसने खाना नहीं खाया हुआ ना इसलिए ऐसे चिड़चिड़ कर रहा है, थक गया है। अपनी नीड्स के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने नाश्ता ना किया हो तो क्या होगा? आपने कभी ब्रेक ना लिए हो, जैसे स्पेशली जिनके बच्चे छोटे होते हैं, इवन बड़े बच्चे भी हों, पर्सनल ब्रेक लेने का हमने ना अपनी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है। माँ समझती है कि मैं बस 24/7 सर्विस पे हूँ। अगर आप कभी 10 मिनट के लिए भी कहीं मतलब आपने कुछ अपनी एक्टिविटी करनी हो तो आपको गिल्ट होना शुरू हो जाता है। मुझे अभी तक याद है, मैंने एक दो दफ़ा पहले भी कहीं मेंशन किया है, बहुत साल पहले की बात है, बच्चे मेरे छोटे थे तो मेरा भी कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं खुद वर्किंग मदर हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं कभी बच्चों के बगैर कोई काम करूँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो एक जगह खुली है वहाँ जी, सैंडविचेस बड़े अच्छे हैं, तो वहाँ जाके खा के आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा सुबह 11 बजे चलेंगे। मेरे मुंह से पहली बात ये निकली, 11 बजे तो बच्चे स्कूल में होंगे। तो कहती इसीलिए तो जाएंगे। मैंने कहा बच्चों के बगैर? कहती हाँ बच्चों के बगैर ही तो खाएंगे, नहीं तो बच्चों को साथ लेकर जाएंगे तो फिर तो हम बच्चों को खिलाते रहेंगे। मैं सारा दिन सोचती रही कि कैसे उसको इनकार करूं। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था कि बच्चों के बगैर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत जमा की और मैंने कहा ठीक है मैं बच्चों के बगैर जाऊंगी। और उस दिन मैंने महसूस किया कि जब मैंने बच्चों के बगैर जाकर अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर कुछ खाया पिया, कुछ गपशप लगाई, तो मैं अगले पूरे हफ्ते के लिए एक बहुत अच्छी अम्मी बन गई। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पैसे स्पेंड करें, लेकिन मैं बहुत सी मदर से सुनती हूँ कि मैं तो इतनी बुक्स पढ़ती थी, अब पढ़ ही नहीं सकती। क्यों? घर में बहुत से अफराद होते हैं, आप बच्चों को उनके हवाले कभी कभार कर सकती हैं और खुशी से कर सकती हैं, और आप उतनी देर में बुक पढ़ लें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वंस अ वीक यू कैन ईजिली पुल आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। लेकिन हमारा कोई मी टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर फर्द को ज़रूरत होती है कि अपने लिए कोई टाइम हो, और माँ की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है कि उसको टाइम मिलना चाहिए। और उसको ये ना वो सोचे कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, आपको खुद सबसे पहले अपने बारे में सोचना है। जैसे यहाँ आना, इस कोर्स को अटेंड करना, ये बिल्कुल वो मी टाइम लेना है। इसी तरह साइकिल ऑफ पेन हमारा होता है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है। जो हम अपनी दास्तान सुनाना शुरू करते हैं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ, जवानी में ये हुआ, फिर ख़ानदानी मसले, फिर वो झगड़े, फिर वो हम पेन हर जगह कैरी कर रहे होते हैं। और वो पेन जो है हमें उस टाइम में कुछ कॉन्शियसली कुछ करने नहीं देती। हम अक्सर पास्ट में रहते हैं, उसके दुख में रहते हैं, और फिर फ्यूचर को भी उसी नज़र से देखते हैं, और वहाँ पे हमें इनसिक्योरिटीज़ मिलती रहती हैं। तो इसको भी हमें ब्रेक करना होता है कि ठीक है जी, मेरे ख़ानदान में अगर कोई चैलेंज आया है तो मुझे आगे का सोच के अब देखना है कि उसको कैसे ठीक किया जाए।
उसको बेहतर बनाया जाए। तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज मदर। ट्रिगर्स को देखना, अपनी नीड्स को देखना जैसे हम बच्चों की नीड्स को देखते हैं, और अपने साइकिल ऑफ पेन को मैनेज करना। अब एक लड़की है, वो बहुत पढ़ी लिखी है, शादी होगी, उसका बड़ा ड्रीम था कि मैं आगे पढ़ूंगी या मैं कुछ जॉब करूंगी या कुछ भी अचीवमेंट करूंगी। और स्पेशली इन टाइम्स में जब हम रहते हैं जहाँ पे एक औरत को बहुत बताया जाता है कि तुम्हारी वही बात है तुम्हारी अपनी ज़ात नहीं खोनी चाहिए। अब हमें सही जगहों पे तो समझ नहीं आती, वहाँ पर हम अपनी ज़ात को डुबो देते हैं, और गलत जगहों पे हमें लगता है कि यहाँ पर अब हम कुछ करें। अब शादी हुई, बड़ा सोचा शादी के बाद भी काम करूंगी। कई दफ़ा ससुराल वालों को भी बताया जाता है कि जी हमारी बच्ची बड़ी पढ़ी हुई है और इसको आपने अपॉर्चुनिटी देना है, वो भी कह देते हैं ठीक है देंगे, लेकिन नहीं देते फॉर वट एवर रीज़न, नहीं काम हो पाता। अब क्या है, अब वो क्या करे, वो साइकिल ऑफ पेन में चली जाए, वो अपनी नीड्स के बारे में सोचती रहे, हर बात उसके लिए ट्रिगर बच जाए। आज उसकी कोई कज़न आ गई मिलने या कोई और रिश्तेदार या ससुराल के रिश्तेदार, वो ससुराल वाले जिसको उसको लगता है उसे स्पेस नहीं दे रहे, और उन्हीं की कोई रिश्तेदार आई है, बड़ी अच्छी जॉब कर रही है, नंदी आ गई है, उसको वो करने दे रहे हैं, उसको बहुत इनकरेज कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे। क्या होगा एज अ पेरेंट, आपके साथ क्या होगा? ट्रिगर होगा सबसे पहले, इमोशनली ब्रेकडाउन होगा। फिर अगर बच्चे सामने हो गए फौरन निकलता है, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह है कि वो फिर एक वही साइकिल ऑफ पेन, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी होगा, या वो अंदर एक साइकिल शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली, स्ट्रेस के बाद डिप्रेशन में जाना शुरू, बिल्कुल डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। अब वो पेरेंटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। यानी यहाँ पर पेरेंट जो है उसको क्या करना होता है, किन एरियाज पे उनको काम करना होता है, इस किस्म की बहुत सी सिचुएशन उस सिनेरियोज में आपको दे सकती हूँ। पेरेंट को अपनी एंटाइटलमेंट के बारे में सोचना होता है। पेरेंट को सोचना होता है कि हाउ एंटाइटल्ड आई एम, मसलन उसके लिए उसको क्या करना होगा, उसको देखना होगा कि किन एरियाज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे जाएं, जिसमें कोई इवेंट्स हैं, हैबिट्स हैं, थॉट्स हैं। मसलन जी कई दफ़ा होता है, मैं कुछ बच्चियों से पूछती हूँ कि अच्छा आपने अगर पढ़ लिया हुआ है कि जी मैं काम करना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप ऑनलाइन कर लें। क्या आपके घर वाले आपको ऑनलाइन से रोकते हैं? नहीं, ऑनलाइन से नहीं रोकते। नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है ना कि मैं ऐसे करूँ। अब ये आप अनकंट्रोलेबल फैक्टर को, जो आपके घर में इस वक्त नहीं हो सकता, आप उसको लेकर कुछ और करना चाह रहे हैं। कंट्रोलेबल पे चले जाए ना, जो आप उस वक्त सिचुएशन के मुताबिक काम कर सकते हैं, आप उसके मुताबिक काम कर लें। अच्छा, लेट्स से आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं कि भी आपको कोई जॉब करनी है, अपनी इंटर्नशिप करनी है, कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अब बच्चा छोटा है, 2 बच्चे हैं, तो आप अपने आप को कुछ अरसे के लिए ब्रेक दे दें। आप अपने आप को ये ना कहें मैंने छोड़ ही दिया, अब फ़ायदा क्या है। आप अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, अच्छा रेपो बिल्ड करें, और आप कह सकती हैं कि ओके आई एम टेकिंग अ ब्रेक फॉर 2 years 3 years, इसके बाद मैं करूँगी। उन 3 years में फिर मैंने छोड़ नहीं देना, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ऑनलाइन चीज़ें अटेंड करती रहने हैं, जब जब अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे जाते रहना है, स्पेस अपने लिए क्रिएट करते रहना है। ये भी नहीं हमें करना आता, हम ये काम भी नहीं करते। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखना होता है वहाँ पर कि कोई ना कोई होता है रास्ता। जो लोग इफ्स एंड बट्स बोलते हैं वो क्या कर रहे हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को फोकस में रख के बैठे में। अच्छा, दूसरे कौन सी चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट है? हमारी अना, ईगो। मेरे दिमाग में जो पिक्चर है ना, अगर वैसे ही नहीं है तो मैंने करना ही नहीं है, फिर मुझसे कोई करवा के देखे। आप अपनी पिक्चर को रखें, लेकिन फिर वही बात है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखकर अपने लिए डिसीजन लें। क्योंकि मैं ससुराल वालों के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरी सास डिक्टेट करती हैं, तो फिर मैंने बच्चे को कुछ कहना ही नहीं, फिर देखें जो मर्जी हो जाए। कौन सफरिंग में होगा? आप होंगे। अगर आपको रहना ही ससुराल वालों के साथ है और आपको लगता है कि आपके सास के साथ ताल्लुकात में मसला है, तो फिर उसके मुताबिक सोचें कि मुझे सही पेरेंटिंग कैसे करनी है, मुझे उनको अपनी पार्टी का बंदा कैसे बनाना है ना। पॉलिटिकल सिनेरियोज देखें, कोई किसी वक्त किसी पार्टी में उसी के खिलाफ बोल के उसी पार्टी में वो गले भी लग रहे हैं। हम उन्हीं से सीख लें सारा दिन स्क्रीन पे देखकर कि किसी को अपनी पार्टी का कैसे बनाया जाता है। ये अना है ना हमारी, जहाँ पे ईगो आ गई वो आप कोई काम नहीं कर सकते।